Hi, Zishan. Welcome to the Hi, Quint. hi, Suresh. Thank you. अच्छा, ये बताइए आप दिल्ली में हो कि मुंबई में और आप क्या कर रहे हो इस लॉकडाउन के दौरान? मैं मुंबई में ही हूँ, फॉर्चुनेटली घर पे अपने। और लॉकडाउन के दौरान कुछ नहीं, घर वालों के साथ ज़्यादा वक्त बीत रहा है। दोबारा से पढ़ाई लिखाई कायदे से शुरू हो गई है। बीच में दिल्ली और मुंबई के चक्करों में और बल्कि पूरे हिंदुस्तान के चक्करों में बंद हो गई थी। तो अगेन अगेन रीडिंग अ लॉट। और बाकी नेटफ्लिक्स, अमेज़न, मतलब जो भी ओटीटीज़ है, उन पे तो फ़िल्में, सीरीज़, डॉक्यूमेंट्रीज़, ये सब चीज़ें देखना चल ही रहा है। जिशान, डू यू राइट? लिखने का शौक रखते हो आप? नहीं, मैं लिखता नहीं। मैं पढ़ता हूँ और काफ़ी अच्छा लिखा हुआ पढ़ता हूँ, तो मेरी हिम्मत नहीं होती है लिखने की। क्योंकि अपना लिखा हुआ पढ़ के एकदम से लगता है कि नहीं यार, बहुत अच्छा लिखा जा रहा है, इट्स बेटर उसको लोगों तक पहुँचाओ, बजाय खुद जो है 30 मार खान बनने के। उससे बेहतर ये है। ओके, तो जिशान, ये बिफोर दिस होल कोरोना वायरस आउटब्रेक started, हाँ। you in the headlines for the protests and the CAA protests, and you were a active part of. And Shaheen Bagh was one of the areas which had become like a symbolic place for this हाँ। anti-CAA protest. पर अब उसमें सब कुछ हो गया है, इसलिए शाहीन बाग is no longer there as that place. But the spirit of the anti-CAA movement still stands. What is your take on the whole thing? आई थिंक वो बड़ा इम्पोर्टेंट था और उसमें कुछ गलत नहीं है। क्योंकि अभी तो एक इस तरह का क्राइसिस आया है जिसमें सब लोगों को, मतलब सिर्फ इंडिया क्या, पूरी दुनिया को ही मिलके लड़ना पड़ रहा है उससे। तो ऑब्वियसली मतलब इसकी प्रायोरिटी कहीं ना कहीं आगे आ जाती है। एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट। अब जैसे प्रोटेस्ट का हटना मेरे हिसाब से, क्योंकि उन लोगों ने खुद ही हटा दिया था, ये इस तरह से इन लोगों ने उसको प्रोपागेट किया है, जैसे जाके वो तोड़ फोड़ करने की वजह से वहां से लोग हटे। उससे पहले वो खाली हो चुका था, वो सिंबॉलिकली सिर्फ वहां पे चप्पलें और जूते रख के प्रोटेस्ट जो है वो कैरी ऑन कर रहे थे। बट आई थिंक दैट वाज इम्पोर्टेंट, क्योंकि सिर्फ अपने ही नहीं, बाकी लोग जो सपोर्ट में आ रहे थे या उसके बाद जो लोग वहां से जाते, तो कोरोना वायरस जैसे मतलब इसको पैंडेमिक को फैलने से रोकने के लिए, सो एज अ सिटीजन ऑफ कंट्री इट वाज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट वाज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी ही, कि घर पे रहें और जितना कम एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। तो आई Right. थिंक वो बहुत अच्छे से किया। और आई वुड रियली से कि वो बहुत अप्रिशिएबल था। और ऐसा कुछ नहीं है, कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसके बाद अब खत्म हो जाएगा और ये दब जाएगा। आई थिंक उसके बाद जिस तरह से उन लोगों ने उस जगह को तोड़ा पहली फुर्सत में, जनता कर्फ्यू वाले दिन वहां पे जो हल्का सा एक हमला भी हुआ। आई थिंक कुछ पेट्रोल पंप फेंका था, कुछ ऐसा कुछ एक हाँ इंसिडेंट हाँ, हुआ था। एक इंसिडेंट हुआ था. हाँ, तो आई थिंक वो फिर दोबारा वही बात दिखाता है कि हाउ मच दे वर अफ्रेड ऑफ शाहीन बाग एंड द होल प्रोटेस्ट। तो ये तो बल्कि एक स्ट्रेंथ लेने वाली बात है कि जैसे ये खत्म होता है, एंड इट वाज इन सॉलिडारिटी विद आवर फेलो कंट्रीमेन, जितने भी लोग हैं, इस वजह से वो प्रोटेस्ट को रोका गया। जैसे ही वापस आएगा, इन स्पिरिट्स अभी भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग भूल गए हैं कि वो कितना ज्यादा गलत लॉ है और उसको किस तरह हटाना जरूरी है। उसके खिलाफ लड़ने के लिए आई थिंक हम तो तैयार रहेंगे। आई होप शाहीन बाग के लोग या और भी जगहों पे सब लोग दोबारा वापस आए। तो आई थिंक इन स्पिरिट वी आर देयर। राइट. नाउ जीशान, मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा था कि जैसे while the Shaheen Bagh protests were going on and they were being really looked as a really iconic place where this whole uh, protest was held like a symbolic place. But there was also this move to sort of discredit the Shaheen Bagh protests. अफवाहें फैलाई गई, फेक न्यूज फैलाया गया, कई सारी चीजें हुई. और वही चीज हम अभी देख रहे हैं, जो तबलीगी जमात मीटिंग हुई थी, which was in no way, I mean, we are not in defending that in any way. But right after that, we see this whole spurt of fake news about, the Tablighi people spitting on people and, demanding non-veg food, misbehaving with the staff. And this is done by licensed news channels. और
कई सारे अथॉरिटीज ने अलर्ट भी किया है कि ये फेक न्यूज़ है। पुलिस वालों ने कई-कई जगहों पे अलर्ट किया है कि ये फेक न्यूज़ है, इसको मानिए मत। Your reaction when you see this kind of sporadic reporting of fake news being sort of demonize one whole community? हाँ, तो ये लोगों का जो फेक न्यूज़ वगैरह की हम जो बात कर रहे हैं, ये देखिए, ये पहले जो उन्होंने शाहीन बाग पे जो इन लोगों ने शुरू किया था, इसको समझना ये ज़रूरी है कि शाहीन बाग इन लोगों के लिए एक पावर बन रहा था, इन लोगों के ऑपोजिशन। और ये राइट विंग का बहुत पुराना तरीका रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि इन लोगों ने बड़ा कुछ इनोवेट किया है कि अगर किसी से भी प्रॉब्लम लगे, किसी से भी खतरा लगे, तो उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर दो, उसके बारे में कुछ ऐसी बातें बोलने लगो जो कि जनरल तौर पे नॉर्म्स के तौर पे एक्सेप्टेड नहीं होती, ये इंडिविजुअल्स के साथ करते आए। शाहीन बाग से ये पहले बहुत लंबे वक्त तक इसी बात से परेशान रहे। कई रिपोर्टर्स भी हमसे बात करते हुए पूछते थे कि कौन चेहरा है, इनको कोई एक आदमी नहीं मिल रहा था। तो इन लोगों को समझ में आया आदमी नहीं मिल रहा, तो इन लोगों ने अपना किसी तरह से फेक न्यूज बना के और कितनी अपनी वो दिखाते हैं, बेसिकली अपनी जहनियत दिखा देते हैं। जब भी कोई आदमी फेक न्यूज बनाता है, मेरा हमेशा मानना उसमें ना उस आदमी की जहनियत दिखती है, मैं वही क्रिएट कर पाऊंगा ना जैसा मैं सोचता हूँ। आप कितना छोटी सोच रखते हो, आपने वहां की औरतों के लिए जिस तरह के टर्म्स इस्तेमाल करे इन लोगों ने, जिस तरह से इन लोगों के रेट और पता नहीं क्या क्या भैया की बातें इन लोगों ने करी हैं, वो कहीं ना कहीं आपको क्लियरली समझाता है कि ये लोग खुद कैसा सोचते हैं, ये लोग फीमेल्स के बारे में क्या सोचते हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए फीमेल क्या है, उनके ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ फीमेल, ये सारी बातें निकल के आती हैं। शाहीन बाग वाला तो के लिए खैर उस पर तो हमारी कई बार बात हो चुकी है, और वो वाला तो सबको पता ही था कि लोगों ने क्या क्या किया था। अब ये जो अभी वाला है इनसे तो एक्सपेक्टेड ही था, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट शॉक्ड एट ऑल। मतलब जो आप न्यूज चैनल्स की भी बात कर रहे हैं, ये न्यूज चैनल्स तो अब तो मेरे ख्याल से काफी साल हो गए इन लोगों को कोई जेन्युइन न्यूज जैसी न्यूज दिखाए हुए। ये लोग तो सिर्फ हेट्रेड ही स्प्यू करते हैं और इन लोगों के पास कुछ है नहीं बोलने को। ये लोग तो एक प्रोपेगेंडा न्यूज चैनल, दे आर नॉट न्यूज चैनल, दे डोंट शेयर द जो खबर होती है उसके बारे में बात नहीं करते, न्यूज से इनका कोई मतलब नहीं है। तो मुझे इन लोगों से पहले से ये उम्मीद थी। और राइट विंग पावर का क्या होता है, और जो अभी पावर में भी हमारी पार्टी है कि हेट पे वर्क करते हैं। ये लोग इतने सालों से हेट पे ही वर्क कर रहे हैं, पावर में भी हेट पे ही आए। 19 में भी पूरा का पूरा आप देखिए कितनी स्पीच थी जो हेट स्पीच थी बेसिक तौर पे। इस बार तो इन लोगों को हेट और फियर, ये दो चीजें हैं जिसके ऊपर ये लोग ऑपरेट करते हैं। हुआ ये कि इस बार इन लोगों को टेबल पे सजा हुआ फियर मिली, अलग बात का था। फियर जो है वो कोरोना को लेके लोगों के अंदर आया हुआ था, एक सोसाइटी में, एक अपनी जिंदगी को लेके, आसपास के लोगों को लेके। उस फियर पे इन लोगों ने अपनी सवारी बैठाई, जो फिर वही वाली बात है कि कितनी गिरी हुई है। मतलब बहुत गुस्सा आया था जब ये शुरू हुआ था, पर ठीक है, अब तो वो लगता है कि इन लोगों पे गुस्सा करके अपने खून जलाएंगे कि ये लोग तो अपना कितने अंदर से कड़वे हैं, कितने बुरे लोग हैं कि एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम जिसमें पूरा देश, पूरी दुनिया जूझ रही है, उसका ये लोग अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी इतनी गंदी तरीके से। तबलीगी जमात ने जो किया वो, जैसा आपने भी बोला, मेरा भी वही कहना है कि बिल्कुल ही बेवकूफ़ी कर कि इसको रोकना चाहिए था पहले से ही, उसके ऊपर एक्शन जो है फायदे से लेना चाहिए था। उन लोगों को जल्दी डिस्पर्स करना चाहिए था, पहले मीटिंग नहीं रखनी चाहिए थी। वो डेट वेट की कंफ्यूजन है, उसमें नहीं जा रहा। मैंने अभी देखा एक जी न्यूज का था, उन लोगों ने एक झूठा वो फैलाया हुआ था कि वहां से इतने लोग पकड़े गए और वो भागने की कोशिश कर रहे हैं और क्या क्या। और फिर पुलिस के ऑफिशियल हैंडल से वो आया, विच इज अ वेरी गुड थिंग। मतलब अभी पीछे कुछ वक्त में तो हमने पुलिस का भी एक बहुत अच्छा चेहरा नहीं देखा था, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में तो, और दिल्ली में भी। बट अभी कोरोना के टाइम पे वो लोग बिल्कुल ही जिस तरह से पुलिस को ऑपरेट करना चाहिए उस वाले लेवल तक काफी हद तक आ गए हैं। बात ये है कि इसमें ना खतरनाक बात कैसी हो जाती है कि ये न्यूज इन लोगों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं है। पर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि ये लोग क्या करते हैं, अब जी न्यूज ने फैला दिया या सुदर्शन ने फैला दिया, इसके ऊपर पुलिस वालों ने बोल भी दिया कि ये गलत खबर है, ये ट्वीट डिलीट कर देंगे। पर वो जो फैला था उसके बारे में ना इनकी तरफ से कोई माफी आती है, ना इनकी तरफ से कोई ऐसी बात आती है कि हाँ भाई कोई पेनल्टी होती है, कुछ नहीं होता। तो ये जो पूरा का पूरा कोरोना जैसे, मतलब इतनी, मतलब शर्म आती है बहुत ऑनेस्टली बोलूं तो, कि यार ये हमारे देश की न्यूज चैनल्स जो हैं, जो मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स हैं, वो इतना गिर गए हैं। मतलब ये लोग इतने अंदर से खोखले हैं
कि इतनी बड़ी मजबूरी जब पूरे देश में, पूरी दुनिया पे आई है, जिसको सबको मिलके लड़ना चाहिए, ये उसको भी अपनी गंदी राजनीति में ढाल रहे हैं, कि उसमें भी एक कम्युनिटी की तरफ नफरत फैला रहे हैं। ये एक्सपोज हो रहे हैं, ये एक्सपोज हो रहे हैं, और आई थिंक हम लोगों का एक काम है कि ये बात और बाहर निकले। और हमें तो चलिए पता है, हम लोग तो डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग तो पहले से ही इन लोगों को बोल चुके हैं कि आप गलत कर रहे हैं, बट जो बाकी लोग अंधे सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब उन लोगों को शायद देखना चाहिए कि यार ये लोग किस वक्त पे अपनी इस गंदी राजनीति को खेल रहे हैं, और इस बात को समझना चाहिए कि क्या हमें ऐसे लोगों के साथ खड़े होना है जो ऐसे मुसीबत के वक्त में भी अपनी राजनीति पर ध्यान दे रहे थे, अपने फेलियर छुपा रहे हैं। आपने जो इतने लोग बेचारे फंसे गए हैं सड़कों पे, अभी भी फंसे गए, आप अपना फेलियर छुपा रहे हैं ना। आपने इकोनॉमी की ऐसी तैसी कर दी थी, इकोनॉमी घुटनों पे आई हुई थी हमारी, बहुत बुरी हालत में हम सर्वाइव कर रहे थे। कोरोना ऐसा अटैक आया तो वैसे ही उससे मुश्किल होगा, पर ये गेम क्या खेल रहे हैं, ये गेम खेल रहे हैं कि इसके बाद पूरा का पूरा एक कम्युनिटी पर डाल देंगे कि इन लोगों ने वो क्या कोरोना जहाज करके कुछ चलाया इन लोगों ने, कि ये हिंदुस्तान को बर्बाद करने की साजिश के तहत इन लोगों ने जो है ऐसा किया है, और इनकी हिंदुस्तान की इकोनॉमी को भी जो ठोकर पहुंची है या जो ठेस पहुंची है, वो भी इस कम्युनिटी की वजह से ही। तो मतलब इतनी छिछरी राजनीति है कि मैं तो सुरेश आपको बहुत ऑनेस्टली बोलूं, मैं तो ना सोशल मीडिया दिन में बहुत ही कम वक्त के लिए इसे देख रहा हूँ, कि घर पे बैठ के ना तो आपको सिर्फ बेचैन करता है, और आपको शर्म आती है। वो ऐसा लगता है कि यार इतने सालों से हम इस देश में जी रहे हैं, जो अगल बगल वाले लोगों पे एक भरोसा था, एक विश्वास था, और एक्सपोज होके आ रहे हैं। पता लग रहा है कि यार ऊपर से शायद लोग हमारी वजह से, दोस्त हैं की वजह से शायद लिहाज करते थे कि मेरा नाम क्योंकि मोहम्मद निशान हो जाता है, पर अभी उन लोगों के फेसबुक के, ट्विटर के और इन सारी चीजों के पोस्ट देख के समझ में आता है कि नहीं भाई, अंदर से तो कहीं कड़वाहट थी उन लोगों के सवाल, मतलब कहीं ना कहीं अंदर से नफरत आ चुकी है कई लोगों के अंदर, और जो इन लोगों का फेक न्यूज से फैलाया हुआ काम है कि खिलाफ हम लड़ेंगे, तो नफरत आ चुकी है। बोलने में कुछ लोग लेट कर रहे हैं, कुछ लोग और एक हफ्ते बाद बोलेंगे, पर अंदर तक पहुंच तो चुका है। There are a lot of actors who do not show their politics or do not talk about their politics because somewhere I feel they must be thinking it may affect the kind of work they get. आपको ऐसा कोई डर नहीं लगता कि आप जिसने बहादुरी से अपने व्यूज और ओपिनियंस बाहर रखते हो, इससे आपको आपके काम, आपके करियर को किसी तरह से अफेक्ट नहीं होगा? सुरेश, मतलब मेरा ना इसमें हमेशा वही होता है कि ये तो मेरी ना चॉइस है, इन द सेंस के मेरे लिए क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं ना सिर्फ एक्टर नहीं, मैं बहुत ऑनेस्टली मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि मैं ना सिर्फ एक्टर नहीं, मैं जब मैं थिएटर भी करता था तो उसमें मैं सारे एस्पेक्ट्स में काम करता था, और मुझे ना अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पे जीना ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और अपने आप को मैं शीशे में शक्ल दिखा पाऊँ, मेरे लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि अरे मुझे काम मिले। काम मिलने का कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पोइट्री पढ़ता हूँ, जैसे अभी ये चल रहा है, मैं बीच बीच में अपने इंस्टा पे, ट्विटर पे कुछ पोइट्री पढ़ के, कुछ कहानी पढ़ के मैं डाल रहा हूँ, तो आई एम परफॉर्मिंग, आई एम गेटिंग शॉट, आई एम गेटिंग एन ऑडियंस। तो अगर आइडियली देखा जाए तो इट डजंट मैटर, और आज तो सोशल मीडिया के टाइम पे तो ये बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इट इज नॉट अबाउट द वर्क, इट इज अबाउट द मनी, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। हम उसको हर बार ना काम की आड़ में छुपने देते हैं। मैं साफ कह रहा हूँ, ये काम की बात नहीं, ये बात होती है पैसे, कि आपको पैसा कम मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि आपको उस तरह से सो कॉल्ड बड़ा काम नहीं मिलेगा। पर ठीक है, मतलब मैं उसमें किसी को मैं दोष नहीं देना चाहता, सबकी अपनी लाइफ है। मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी कंट्री है, मेरी फ्रीडम है। जैसे मैं बोलता ही हूँ कि मैं तो मुझे 2007 में ऑप्शन था दुबई शिफ्ट हो जाने का, मैं दुबई में शिफ्ट होकर वहां पर रह सकता था, सेटल हो सकता था। उस टाइम के हिसाब से तो बहुत अच्छा पैसा दे रहे थे मुझे, बट बिकॉज ऑफ डिक्टेटरशिप I decided that I don't want to live in a dictatorship. So I came back to India. तो मैं 3 महीने बाद ही मैं छोड़ के आ गया। मैंने कहा नहीं भाई, मैं नहीं कर सकता ये काम। मुझे आदत है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, आदत है कि मैं खुल के बात कह सकता हूँ, डिसेंट हो सकता है, मैं अगर मैं क्रिटिसाइज कर सकता हूँ अपने गवर्नमेंट को, मैं अपने आसपास के लोगों को, अपने काम, हर चीज को। मेरे पास एक आजादी है जीने की, तो मैं उसके लिए वापस आया था। तो इतनी जल्दी तो हथियार डालेंगे नहीं, ये लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो बोलते रहेंगे हमारे अपनी पॉलिटिक्स जो है
वो ज्यादा प्यारी है मुझे अपनी लाइफ और पॉलिटिक्स और आजादी बजाय पैसे। राइट। अच्छा, अभी लोगों के पास वक्त है पढ़ने का, फिल्में देखने का, शोज देखने का, तो आप कह रहे थे कि आप काफी पढ़ते हो। आप रिकमेंड, आपके अगर कोई टॉप 5 रिकमेंडेशंस या टॉप 3 रिकमेंडेशंस होंगे तो क्या होंगे फॉर बुक्स टू रीड ड्यूरिंग दिस टाइम? ये देखिए बहुत सारे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब क्लासिक्स पे ही अगर मैं जाने की बात करूँ, मैंने जनरली राइटर्स पे बोलूंगा। जैसे इन हिंदी जो लोग पढ़ते हैं, जो नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, आई वुड से रेकमेंड के राही मासूम रजा पे जाएं, हिंदुस्तानी में लिखते थे वो, उन पे जाएं, वो बहुत अच्छा लिखते हैं। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता एक बहुत अच्छा टेक्स्ट है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो लोग वो पढ़ें। मार्केस का 100 Years of Solitude वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट में आता ही है। बाकी दोस्तोवस्की का कुछ भी उठा लीजिए, मैं पागलों की तरह, मतलब मैं बहुत ही ज्यादा बड़ा फैन हूँ दोस्तोवस्की ने। मेरा मेरा निर्माण दोस्तोवस्की पढ़ पढ़ के हुआ है, मैं ये बोलता हूँ साहब, एक कला का भी। और बाकी orhan pamuk मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, orhan pamuk पढ़ें। छोटी कहानियां जिनको पढ़नी है, जो नया शुरू कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़ते नहीं है, तो मैं वही बोलूंगा कि हिंदी में प्रेमचंद पे जाएं। प्रेमचंद बहुत कमाल आपको देंगे। हरिशंकर परसाई को पढ़ें, शरद जोशी को पढ़ें। और इंग्लिश में अगर जाना है तो मुझे ओ हेनरी जैसे बहुत ज्यादा पसंद है, चेकअप की स्टोरीज है। तो एक्चुअली भरा पड़ा है, इट इज जस्ट अबाउट पिकिंग समथिंग एंड यू विल गेट द थ्रेड, एंड आपको फिर आप लूप में आ जाएंगे और आप पढ़ते चले जाएंगे। बट वन शुड स्टार्ट रीडिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिशान, आप तीनों खान्स के साथ काम कर चुके हो, सलमान, आमिर और शाहरुख। मेरे ख्याल से ज्यादा आपने शाहरुख के साथ किया है, रईस और so tell us something about Shahrukh as a co-actor. यार शाहरुख सर के बारे में मैं क्या बोलूं, मतलब आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट को एक्टर्स यू कैन हैव। बहुत ज्यादा मजा आता है उनके साथ। एंड जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि सेट पे आपके जितने दिन बीतते हैं शाहरुख खान के साथ, ही मेक्स श्योर कि वो आपके लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट डेज। दैट इज द ब्यूटी अबाउट शाहरुख सर के सेट पे ना, यू नेवर गेट बोर्ड। आपको कभी हेवी नहीं लगता, आपको ऐसा लगता है क्या हो रहा है, खत्म। कभी ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आती। इट इज ऑलवेज अप, यू आर देयर, इट्स ऑलवेज फन सेट। तो शाहरुख सर के साथ तो 2 फिल्में करी और फॉर्चुनेटली लगातार थी ऑलमोस्ट, मतलब बीच में आई थिंक 3 महीने का गैप था शूटिंग में दोनों के। और हम लोगों ने मतलब ऑलमोस्ट मैंने 3 साढ़े 3 साल हमारा साथ में ही बीते। तो बहुत मजा आया था, मतलब दैट वाज, मतलब बहुत कमाल एक्टर है, मतलब को एक्टर तो उनसे बेटर मिलना बहुत मुश्किल। ओके। और सलमान के बारे में क्या है आपका रिएक्शन एज अ को-एक्टर? यार जैसे मुझे बहुत मजा आया, पर मैं मतलब मैंने बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि मेरा ना बहुत कम शूट था। मतलब ट्यूबलाइट में मैंने काम किया तो मेरा शूटिंग डेज ही बहुत कम थे। और अगर आपने फिल्म देखी हो तो मेरे उनके साथ बहुत ज्यादा सीन्स हैं नहीं, है काफी सीन्स हैं, तो मेरे ना दिन बहुत कम थे। और तो उसमें ना हमारा बहुत ज्यादा नहीं हुआ, हमने बैठ के मतलब साथ में खाना खाते थे, अच्छा हंसी मजाक होता था, एक अच्छी हमारी हल्की सी एक कुछ वाइब बनना शुरू भी हुई थी, कुछ हल्का सा जोक्स वोक्स शेयर करना आपस में। बट फिर मेरा शूट ही खत्म हो गया तो बहुत ज्यादा कुछ डेवलप नहीं हो पाया। बट स्टिल उसके बाद भी जब भी मिले हैं, दो बार मिले हैं मुझे सलमान सर, दोनों बार बड़े अच्छे से मिले हैं। और हम लोग को बहुत, और मुझे बहुत मजा आता है। ओके ओके। एंड फाइनली आमिर। आमिर के साथ भी मैंने बहुत लंबा वक्त बिताया। और अनडाउटेडली मतलब मैं क्या बोलूंगा, सब लोग ही बोलते हैं कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन दिस इंडस्ट्री। तो उनके साथ ना फिल्म मेकिंग समझने को बहुत मिलती। तो जब टाइम हम बिता रहे थे सेट पे, द वे ही लुक्स एट अ सीन, हाउ अ स्क्रिप्ट शुड बी ट्रीटेड, कैसे होना चाहिए, एंड आपको समझ में आना शुरू होता है कि अच्छा हाँ किस तरह से आपको अप्रोच करना है, सो दैट वो ज्यादा लोगों तक भी पहुंचे। बट स्टिल जो उसके अंदर की बात है, जो मुद्दा है, चाहे वो सोशल हो चाहे पॉलिटिकल हो या जो भी हो, उसको मेंटेन करते हुए जनरल एंटरटेनमेंट में रैप करके कैसे पहुंचाना है। प्लस जनरली ऑल्सो ही इज अ वेरी जनरेट पर्सन। अच्छा काफी पढ़ाई लिखाई का वो है, तो उस पर भी हमारी हल्की बिल्कुल कुछ बात हुई। उस टाइम पे ही वाज प्लानिंग अ प्रोजेक्ट, मैं नाम नहीं लूंगा, तो
उसके बारे में मुझे भी थोड़ा बहुत पता ही है, तो हमारे अच्छे डिस्कशन उसमें होते थे। इट वाज मोर सेरिब्रल विद तो उसमें बहुत ज्यादा मजा आया। मतलब इवन जो ऐसी शाम रात के सेशंस होते थे, आफ्टर शूट बैठे हैं सब लोग साथ में, उसमें भी इट वाज मोर सेरिब्रल। तो बातचीत, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन ज्यादा होते थे, मौज मस्ती भी पूरी थी, बट उससे ज्यादा आई थिंक इट वाज मोर सेरिब्रल। Okay, Zishan, thanks a lot for talking to us. Thank you, sir. All the best. Thank you.